छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम उन सभी छोटे शेयरों की बात करेंगे जो हमारे दर्शक पूछ भी रहे हैं और काफ़ी कुछ शेयर जो कि दर्शक पूछते आ रहे हैं, हम उनके कमेंट्स पढ़ते हैं वीकेंड्स में और उन सवालों को ले लेते हैं। कुछ सर DCW, ये कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट? डीसीडब्ल्यू डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स काफी परफॉर्म कर चुका है, बट मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा साइडवेज रहेगा। काफी मोमेंटम हमने देखा है 48 के लेवल से। डेफिनेटली आज भी ऊपर के स्तर पे है, बट पिछले 3 दिनों से 96 के आसपास रजिस्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करूंगा 96 के ऊपर वो क्लोजिंग देता है कि नहीं और सस्टेन होता है कि नहीं। तो डीसीडब्ल्यू मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अंशुल जी, PPL फार्मा, पिरामल फार्मा, ये काउंटर बहुत अच्छा चला है। 140-50 के लेवल पर चल रहा था। रिजल्ट में हमने इसको कवर भी किया था कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, कुछ वन ऑफ की वजह से दिखे नहीं अच्छे, लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी में ने इसको थम्स अप ही दिया ऑन द फंडामेंटल साइड, और ये काउंटर वहाँ से अच्छा चला। 225 के आसपास तक ही आ गया 150 से, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने में ही चला है सर। अभी क्या लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? देखिए विवेक जी, इसमें एक बेस ब्रेकआउट आया था 195 रुपए पे। और ये पूरा बेस जिस दिन से स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन से बनना स्टार्ट हुआ था, यानी हम आईपीओ कंसिडर कर सकते हैं कि लिस्टिंग के डे के हाई के पास 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन बना के लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया है। तो करंट वीक में हो सकता है साइडवेज प्राइस एक्शन रहे, थोड़ा हम पुल बैक दे दें 210 रुपए के आसपास तक। बट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, 195 तक कहीं भी डिप मिलती है तो आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए आपका प्राइमरी बेसिस पे 175 रुपए का, क्लोजिंग बेसिस पे रहना चाहिए। और ऊपर में जिस आपका बेस है, बेस का लोअर एंड है 64, अपर एंड है 195, यानी 135 रुपए का बेस है। अगर उसका टारगेट पकड़ के चले तो 335 रुपए करीब आता है। तो स्टॉक को 4 से 6 महीने के प्रोस्पेक्टिव से लेके होल्ड करना चाहिए। 335 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, और जनरली इतने बड़े बेस से जो टारगेट्स होते हैं उनको एक्सीड करता है स्टॉक। बट फिलहाल के लिए हम पेसिमिस्टिकली 335 रुपए का टारगेट पकड़ के चलेंगे। 210 से 195 आपकी बेहतर बाइंग जोन होगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दो शेयर कुछ सर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, सवाल भी काफ़ी आते हैं और खबरें भी इनमें दोनों ही काउंटर में काफ़ी चल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर ऑन ऑन चार्ट्स? हाँ, डेफिनेटली ऑन चार्ट्स कमेंट करना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए। नीचे आएंगे, दोनों रिस्क बेट है। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट में ऐसा मोमेंटम नहीं है कि ऐसी रिस्की बेट को होल्ड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों में एक बार एग्जिट कर रही है लेवल। जी, प्रियंका जी का सवाल है, अंशुल जी, आधार हाउसिंग पर इनकी जो खरीद है वो 429 रुपये की है, अब क्या करना चाहिए? इनको होल्ड करें या बेच दें? देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में जो डेटा है 441 के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था फ्राइडे के सेशन में। आज थोड़ा सा डाउन मूव है, तो स्टॉक में ये प्रोबेबली पुल बैक हो सकता है। 418 का लेवल होल्ड हो जाता है इस पूरे वोलेटिलिटी में, तो हाई लाइकली है कि 440 के ऊपर ब्रेकआउट देके स्टॉक 480 485 तक जा सकता है। तो 418 के लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर एक हफ्ते ये होल्ड होता है तो फिर 441 के ऊपर ब्रेकआउट बाय करना चाहिए, 480 का टारगेट रहेगा। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में इसलिए थोड़ा सा एक सेक्टर में थोड़ा सा नज़रें चली जाती हैं। कुछ सर, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, ये दोनों तो ऊपर हैं, बाकी कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नीचे हैं, लाइक इंडिया बुल हाउसिंग जो कि अब सम्मान कैपिटल के नाम से आता है, और हमने देखा आधार हाउसिंग, ये भी आज 3-3.5% नीचे है। सर, पहले तो बजाज हाउसिंग पर आपका व्यू अगर कुछ है, दो आई नो कि आप टेक्निकल डेरिवेटिव्स ज़्यादा देखते हैं, आपका कुछ व्यू बजाज हाउसिंग पर है? उसके अलावा आप कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कंसिडरिंग कि IPO आ रहा है तो फोकस कर रहे हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आईपीओ सक्सेसफुल रहेगा डेफिनेटली। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन अदर हाउसिंग कंपनीज में अभी ये लेवल पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में थोड़ा एक कंसोलिडेशन आएगा, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ गए। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक कंसोलिडेशन आएगा हाउसिंग सेल्स में, तो डेफिनेटली इस पे भी असर आएगा। तो आईपीओ में रेकमेंडेशन है, बट अदरवाइज कोई भी हाउसिंग कंपनी पे ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। बिल्कुल, तो सर को कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। अंशुल जी, आपको कोई लग रही है? PNB हाउसिंग, कैनफिन होम, इतने सारे ये हाउसिंग फाइनेंस के कंपनियां हैं, GIC हाउसिंग है, LIC हाउसिंग, बहुत सारी कंपनियां हैं सर, कोई है?
देखिए पीएनबी हाउसिंग हमने रिकमेंड किया था 900 रुपए के आसपास, जब इसमें बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, कपनैंडल पैटर्न का। वहां से स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। जिनके पास है वो जरूर 1150 के लिए प्ले कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग इस सेक्टर में किसी स्टॉक में दिख नहीं रही है। पीएनबी हाउसिंग जरूर हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, बट स्टॉक एक्सटेंडेड है, तो फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड की सलाह है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं अतिकुर रहमान जी, इनका सवाल है गेल पर 332 रुपये 50 पैसे में लिए हैं। कुछ सर क्या करना चाहिए इनको? गेल पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम था, बट जो लास्ट फ्राइडे को जो लेवल्स ब्रेक हुए हैं 230 के आजू बाजू, मुझे लग रहा है गेल पे भी नीचे की तरफ स्टॉक आएगा। तो डेफिनेटली अवॉइड, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अराउंड 208 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मेरी राय एग्जिट की है। वितु राय जी का सवाल है सुदर्शन केमिकल में फ्रेश एंट्री का लेवल पूछ रहे हैं। अंशुल जी कुछ है क्या? देखिए केमिकल स्टॉक्स में ठीक ठाक मूव था, और सुदर्शन केमिकल एक्चुअली हमारी एक्टिव एक्टिव वॉच लिस्ट में नहीं है। उसकी वजह है इस स्टॉक में मोमेंटम का लॉस होना, और बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम, मतलब स्लगिश और साइडवेज काइंड ऑफ अप मूव रही है। इस स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट है 980 का। 980 टूटता है तो फिर ये बड़े करेक्शन की तरफ बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड काउंटर है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है। अगर आपके पास है तो 980 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड जरूर कर सकते हैं। जी। कुछ और सवाल मिल रहे हैं सर। तिरुपति बालाजी पर कुछ आपकी राय है क्या? तिरुपति बालाजी और टोलिन टाइप्स आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? सर आप अंशुल जी, आपकी कंपनी इनमें से कोई आईपीओ कवर कर रही है क्या? देखिए मेरे ख्याल से एसएमई के आईपीओ हैं तो हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई पेपर मेरे पास आया नहीं है जिसमें ओके, इन दो के रिलेटेड कोई भी हमने कवरेज चालू की हो। ठीक है। अजीत जी का सवाल है कैनरा बैंक पर सर, 102 रुपये के इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं कुछ सर। लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? हाँ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में मुझे कैनरा बैंक काफी पसंद है। ओवरऑल आप देखोगे तो कैनरा बैंक का चार्ट्स भी थोड़े अभी वीक हुए हैं, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक बेस बॉटम फॉर्मेशन होगा। फिलहाल नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि अभी तो थोड़ा सैलो राइज का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन होल्ड डेफिनेटली। अगर 90 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वापस रिव्यू करके हम वहां पे एक एवरेज आउट करेंगे। हाँ फिलहाल मुझे लग रहा है ये स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि 200 एवरेज जो 108 है वो कन्वीनियंटली ब्रेक किया है फ्राइडे को, और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो आज का दिन देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल व्यू मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पॉजिटिव है, बट अभी थोड़ी करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकती है आफ्टर द रिपोर्ट्स। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, संजय पवार जी। पवार साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि एनएसएल है मेरे पास 148 के प्राइस पे 500 क्वांटिटी, तो जी। उसे होल्ड करे क्या करें? एनएफएल के 500 शेयर हैं 148 रुपये के भाव के, ठीक है। अंशुल जी, नेशनल फर्टिलाइज़र इनके पास 148 रुपये के हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए इसमें हमने बाई रिकमेंड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। वर्टिकल रिकवरी रिवर्सल आया है स्टॉक में, एक बेरिश फ्लैग का भी ब्रेकडाउन है। फाइनल सपोर्ट जोन 128 है, उसके नीचे स्टॉक चल रहा है। अगर 128 के नीचे क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा डीपर करेक्शन 110 रुपए तक आ सकता है। हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था जहाँ हमारा स्टॉप लॉस कटा है, तो इसमें बाकी लोगों ने भी ब्रेकआउट प्ले किया होगा, तो उनकी भी सेलिंग आती हुई दिख रही है स्टॉप लॉस के नीचे। हाई लाइकली है कि 110 रुपए तक स्टॉक नीचे आ सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं अंशुल शर्मा जी, उनका सवाल है ऊनो मिंडा और आईओसी पर। इन्होंने 1185 के ऊनो मिंडा लिए हुए हैं और आईओसी 179 के लिए हुए हैं, 179 के। कुछ सर क्या करना चाहिए इनको? आईओसी में तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। साइडवेज है डेफिनेटली सिंस मार्च, आप देखो तो 20 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, बट आईओसी अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन पोर्टफोलियो। काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है इसका, तो मेरे ख्याल से आईओसी को होल्ड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 165 का। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में 210 तक के लेवल दिख सकते हैं। जी। और सर ऊनो मिंडा? हाँ अभी मुझे लगा है फिलहाल ये लेवल पे इसको हम थोड़ा वेट करेंगे। आप वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म, वो
बताना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से 5 to 10% अपसाइड दिख रहे हैं वीकली चार्ट्स पर। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट होगा। थोड़ा नेगेटिव भी आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म आप है तो होल्ड कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं चंदर जी, वो पूछ रहे हैं सर लाइका लैब, अंशुल जी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि टारगेट सजेस्टेड बाय अंशुल जी वाज 194, क्या ये अभी भी वैलिड है सर? देखिए लाइका लैब में अभी भी पैटर्न बहुत अच्छा है, पुल बैक आया है स्टॉक में 155 के राउंड। स्टॉक में 2 से 3 दिन हो सकता है कंसोलिडेट करे, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था तो 190 194 तक ये स्टॉक हमको जाता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है इसमें। जी, एक हमारे दर्शक हैं शफीक अंसारी जी, बोले मार्केट गिरे या बढ़े, मनी 9 का तहे दिल से शुक्रिया, ग्रीन डी के शिखर पर बैठा हूं, शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आभार, अभिनंदन, आपकी मेहनत को सलाम। थैंक यू वेरी मच अंसारी जी, आपका हमारे, और केवल इन्होंने यही लिखा है, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू वेरी मच सर। और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं, उनका सवाल है सर फेडरल बैंक पर। अंशुल जी 44 शेयर हैं इनके पास 199 के भाव के, और अभी 183 आ गया। ये पूछ रहे हैं कुछ करना चाहिए क्या, एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए पीएसयू सेक्टर में मैंने बैंक्स में भी सेल की सलाह दी थी। मेरे को यहाँ पे डाउन साइड दिख रही है 177 रुपीज की फेडरल बैंक में, और उसके नीचे निकलता है तो 167 तक की। तो मेरे को सरकारी बैंकों में भी बहुत ज्यादा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है तो शॉर्ट साइड रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। हालांकि एसबीआई में हम शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। बट सरकारी बैंकों में डाउन साइड ज्यादा लग रही है, अपसाइड कम लग रही है, और न्यूज फ्लो भी नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। तो अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर फ्रेश ट्रेड ले रहे हैं अगर है तो फिर आपको एग्जिट करने की सोचना चाहिए। 1 से 2 दिन में पुल बैक मिलता है 187 188 की जोन में, तो निकलने की ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए। नीचे में हाई लाइकली है कि 167 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जी, शांति साहू जी का सवाल है, कोल इंडिया पर सर 540 के लिए थे, 480 का हो गया है, अब कुछ सर क्या करें? डेफिनेटली कोल इंडिया अगेन बीएसई स्टॉक है तो लग रहा है कि करेक्शन आएगा। डेफिनेटली 450 तक ये स्टॉक आ सकता है, जो 200 दिन के एवरेज है, तो वहां पे सपोर्ट लेगा। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कीजिए। 450 के आसपास आता है तो हम रिव्यू करके वहां पे एवरेज करेंगे। लॉस बुक करने की राय नहीं है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो डेफिनेटली एग्जिट। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर 479 आज वापस ब्रेक करता है तो सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 479 शुड बी स्टॉप लॉस, और इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड करके 450 के आसपास हम रिव्यू करेंगे। जी, विनोद शर्मा जी का सवाल है अंशुल जी होनासा कंज्यूमर पर 505 के रेट के लिए हुए हैं, होल्ड करें या अभी बेच दें, क्या करें? देखिए होनासा कंज्यूमर विवेक जी आप ही के शो पे मैंने रिकमेंड किया था। हालांकि स्टॉक में 8 दिन से कोई मोमेंटम नहीं है। जो ब्रेकआउट कैंडल थी 26 अगस्त की, उसके बाद से कंप्लीटली उसके अंदर ही चल रहा है। इनसाइड बार की फॉर्मेशन है जो काफी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आज के सेशन में ऐसा लग रहा है वापस से अपमूव आना स्टार्ट हुई है। जैसे ये स्टॉक 26 अगस्त का हाई निकालेगा 538 का, स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा। 545 का टारगेट मैंने दिया था जो ऑलमोस्ट अचीव हुआ था 538 का हाई बना के। लेकिन यहाँ से अभी भी हमको लग रहा है कि 600 रुपए तक की अपमूव आ सकती है। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है तो स्टॉक में हाई लाइकली है कि 600 के लेवल टेस्ट करेगा। जी, ललित कोटियान जी का सवाल है दिग्विजय सीमेंट पर, श्री दिग्विजय सीमेंट लिया था अंशुल सर के बोलने पर, अभी थोड़ा सा सर नीचे आ गया, क्या करना है सर अंशुल सर? देखिए विवेक जी ये सिलसिला विपुल जी ने चालू किया था सवाल पूछने का कि मेरे रिकमेंडेशन पे, तो अब लगभग सब सवालों के पीछे ये लग जाता है कि मेरे रिकमेंडेशन पे आया है। श्री दिग्विजय अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे है, तो ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में नहीं है स्टॉक। डाउन साइड मुझे दिख रहा है 93 रुपीज तक, जहाँ पे मेजर सपोर्ट बॉक्स बना हुआ है। तो 93 91 की जोन तक ये स्टॉक आ सकता है। कोई भी स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई से 15% की रेंज में होता है, सिर्फ वही मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में होता है। आई डोंट थिंक श्री दिग्विजय मैंने कभी रिकमेंड भी किया होगा। बिल्कुल, दर्शकों से निवेदन है कि इस तरह से मतलब जिन एनालिस्ट ने सवाल पूछा है उन्हीं एनालिस्ट जब वो आते हैं शो में तो उनका नाम याद रखें, उनकी शक्ल याद रखें, तभी ये सवाल पूछें। कुछ सर एक सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं 2709 रुपये के लिए हुए हैं 6 महीने के लिए, व्यू चाहते हैं आपका, और टाटा मोटर पर भी व्यू चाहते हैं।
एमएनएम और टाटा मोटर दोनों मुझे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे हैं। आज बाउंस बैक भी है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि एमएनएम मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कितने हफ्तों से एक शॉर्ट टर्म रेंज में है। और टाटा मोटर्स में आप देखो तो आज नया सेल ऑफ भी है, तो ओवरऑल फॉर लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव एज अ डिस्क्लोजर। मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं तो एमएनएम शायद साइडवेज रह सकता है, बट टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है 940 तक एक करेक्टिव मूव दे सकता है। सो इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर अवॉइड, बट इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो दोनों काउंटर को होल्ड करके रखिए। जी, कुछ सर एक सवाल मेरा भी है। आपने एक काउंटर पर बात की थी वोडाफोन आइडिया पर, जिसका टारगेट आपने 84 रुपये दिया था। सर फ्राइडे को थोड़ी हैमरिंग हो गई है, आप उस हैमरिंग के बाद आपने क्या किया, क्या एडवाइस किया अपने क्लाइंट्स को? डेफिनेटली सर, जब भी पहले भी रेकमेंड किया है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं छोटे स्टॉक्स में, तो छोटे स्टॉक्स में सबसे अच्छा जो स्टॉक है रिस्क लेने के लिए, जिसको ब्लाइंडली बैट लगा, वो आइडिया इसलिए है सर, कि मेरा मानना है उसका बिजनेस तो एक्टिव है। डेफिनेटली कोई ब्रोकरेज हाउस ने उसको 2-2.5 रुपए टारगेट दिया है गोल्डमैन ने, बट मेरे ख्याल से जो ओलिगोपोली मार्केट में अभी ये डेटा का बिजनेस चल रहा है, तो वोडाफोन आइडिया इज स्टिल सस्टेनिंग आफ्टर सो मच लॉन्ग टाइम। तो मेरा ख्याल से मैं 11 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी भी होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन। 14-15 में हमने रेकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं कोई और स्टॉक्स में जैसे कि आर पावर है या उसमें रिस्क लूं, इससे ज्यादा आई वुड बेट ऑन दिस काउंटर। तो ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर अभी भी 11 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड है। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया अभी भी कुछ सर ने ही सबसे बड़ा टारगेट दिया था, हमारे जितने भी एनालिस्ट पैनल हैं, और उसमें 84 रुपये के तक के टारगेट्स दिए थे, और सर आज भी होल्ड किए हुए हैं और अपने क्लाइंट्स को भी होल्ड करवा रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, और 11 रुपये का स्टॉप लॉस सर ने दिया हुआ है। अंशुल जी, चलने से पहले सर आपकी रडार पर कुछ शेयर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए विवेक जी, मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो यहाँ से आप लार्ज कैप की तरफ ज्यादा शिफ्ट करना चाहिए। और वैसे भी निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स जो है मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने लगा है, तो पैसा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फ्लो होगा। पहला स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ। यहाँ हमको तेजी दिख रही है, 1920 रुपए के आसपास बाई करना है। 1890 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और 1970 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। तो ये पहला बाई कॉल रहेगा। दूसरा है वोल्टास। वोल्टास में बेस ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 37 डेज का, उसके बाद रैली बनी थी, फिर साइडवेज चला गया स्टॉक। तो फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। 1785 रुपए के आसपास बाई करना चाहिए। 1755 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1825 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए। बिल्कुल, ट्रेडिंग पोजीशन है सर। ये इंट्राडे के लिए हैं या इस पूरे वीक में भी ये बनी रह सकती हैं, अगर इन लेवल्स के आसपास घूमता है तो शेयर? देखिए विवेक जी, मैं इंट्राडे कॉल कभी नहीं देता हूँ, तो ये आपको स्विंग बेसिस पे 3 to 5 डेज के मूव में मिल सकता है। तो 3 से 5 दिन तक के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे कुछ दर्शक पूछ भी रहे थे कि फ्राइडे तक की कुछ कॉल बता दीजिए। तो 3 से 5 दिन वही हो गए कि आपको फ्राइडे तक का कुछ पैसा बनेगा। तो वो दो ये काउंटर हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पर जो आपको टारगेट रखना है 1970 का रखना है। वोल्टास यहाँ पर 1825 रुपये के टारगेट रखने हैं। कुछ सर आपकी रडार पर कोई शेयर हैं क्या? हाँ डेफिनेटली, अभी मैं फिलहाल आज के लिए मैं एक वेट एंड वॉच कर रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट्स, और मैं ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शंस के स्टॉक्स देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज के दिन वेट करेंगे कि बाउंस बैक आता है या फ्राइडे का फॉलो अप सेल ऑफ होता है, तो उसके बाद शायद कल एक ट्रेडिंग व्यू लेंगे। तो आज के लिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ फॉर गिविंग एनी न्यू रिकमेंडेशंस, क्योंकि दोनों साइड मार्केट वोलेटाइल, स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल, फेयर व्यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कुछ सर आपका भी, अंशुल जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।